Hello everyone. A very warm welcome to this polity series where we have already started with the chapter of salient features of Indian Constitution. We have already completed 6 salient features. अब 7 salient features से शुरू करते हैं इस लेक्चर में. 7th salient feature है कि it is and we have an integrated and independent judiciary. Integrated कैसे? जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि at the top we have the Supreme Court. उसके नीचे इन वेरियस स्टेट्स वी हैव द हाई कोर्ट्स लगभग हर एक स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन एक या एक से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, तो वो भी हमारे पास प्रोविजन है. एंड वी हैव सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स उसी के नीचे. तो ये एक इंटीग्रेटेड चेन चलती है. सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या अदर लोअर कोर्ट्स. तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टेट लेवल का कोई मुद्दा हुआ है, लोकल लेवल का कोई मुद्दा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हायर कोर्ट्स में हायर कोर्ट में जाएगा, and then he or she will go to सुप्रीम कोर्ट. सो दिस इज इन अ चेन या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स प्रेजेंट है टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल एंड स्टेट लॉज. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उसके लिए डिफरेंट कोर्ट होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोर्ट होगा. तो हमारे इंडिया में ऐसा प्रेजेंट नहीं है. दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम. ऑन अनलाइक दिस वी हैव अ फेडरल लॉज. यूएसए में हमारे पास क्या सिस्टम है कि फेडरल लॉज जो है वो फेडरल जुडिशरी इंप्लीमेंट करवाती है और स्टेट लॉज जो है वो देखती है स्टेट जुडिशरी. तो ये सिस्टम इंडिया में प्रेजेंट नहीं है. इंडिया में वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही हमारी फेडरल कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि जब हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट से हमारे केस को लेके जाते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जो भी इन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम जाएंगे हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में. फिर हाई कोर्ट से भी अगर हम उसकी वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, देन वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. इसके बाद हम किसी को अपील नहीं कर सकते हैं. उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, बट अपील करने का कोई प्रोविजन यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. हमारी सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. Also, Supreme Court is the guarantor of the fundamental rights. In the part third of the Constitution, हमारे पास बहुत सारे fundamental rights दिए गए हैं हमें, जो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं. फंडामेंटल राइट्स. अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है बाय एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और बाय अ स्टेट, तो यहाँ पे यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस करा था कि इन केस जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो जुडिशरी अंडर इट्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. सो दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. और इसी तरीके से इस प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन या सॉरी हमारा सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का काम करता है. सो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी. अब देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी कैसे है. हमने बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके. अब वो प्रोविजंस क्या हैं? फर्स्ट वी गिव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. जितना भी टाइम पीरियड हमारे जजेस एज अ जज काम करते हैं, तो उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. टेन्योर होता है टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए दे वर्क एज द जज. जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी वेरियस ऑफिशियल्स हैं, तो उनको हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करवाते हैं कि इतने टेन्योर के लिए आपको कोई भी हटा नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल आप किसी केस में इन्वॉल्व है या आपके खिलाफ कोई यहाँ पे हटाने का प्रोसीजर फॉर्मली शुरू हो रहा है, आपने कुछ गलत कर दिया है. अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आती, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करवाया जाता है. देन उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो फिक्स्ड रहती है. उनकी सर्विस कंडीशन में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं करे जाते या फिर चेंजेस इस बिहाफ पे नहीं करे जाते कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर केस को लेके कोई एक पर्टिकुलर वर्डिक्ट दी है, तो वो फ्रीली अपना जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस कर सके, इसलिए दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फिक्स्ड सर्विस कंडीशन. नेक्स्ट, उनके जो भी खर्चे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी खर्चे होते हैं, दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया. कोई भी खर्चा अगर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा वोटिंग नहीं होती है. तो यहाँ पे it is prevented from the voting of the parliament because it is charged upon the consolidated fund of India. तो ये भी इनको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के लिए प्रमोट करती है.
ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने कोई भी कंडक्ट करा है, जजेस ने कोई भी, जजेस का कोई भी कंडक्ट लेजिस्लेचर में किसी भी तरीके से डिस्कस नहीं हो सकता। दिस प्रोविजन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इसीलिए अगेन दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स अस विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। नेक्स्ट, इनकी अगर रिटायरमेंट के बाद दे आर बैंड फ्रॉम प्रैक्टिस, ये अपनी रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चीज ये इंश्योर कराती है कि मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस आया है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अगर दे आर नॉट बैंड फ्रॉम द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट, तो सेंटर इनको कह सकती है कि हम आपको कोई अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको लगा देंगे। तो हो सकता है ना कि वो जजेस फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में वर्डिक्ट दे। अब क्योंकि ऐसा कुछ ना हो, वो अनबायसली वर्क कर सके, उनको कोई बायसनेस के साथ वो कोई काम ना करे, इसीलिए दे आर बैंड फ्रॉम द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। ये भी उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर कराता है। इसके अलावा उनके सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्रोविजन होता है दैट दे हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर उनकी उल्लंघना, उनके किसी भी उन्होंने कोई वर्डिक्ट दी है, उसका किसी ने उल्लंघन करा है, तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक प्रोविजन होता है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश दैट पर्टिकुलर पर्सन और स्टेट। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये हमारा डीपीएसपीस भी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं से हमारे बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर कराते हैं दैट द सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ताकि इनके आपस में काम में कोई ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किसी ने कुछ गलत करा हो, तो यहाँ पे इनके कामों में कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, और यही सारे प्रोविजंस इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को इंश्योर कराते हैं। Next feature, salient feature of the constitution is the constitution में part third में we have, तो वेरियस पार्ट्स हमने देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया initially was divided into 22 parts and after various amendments these has been increased to 25 parts। तो उसमें पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में we have fundamental rights which are present to the citizens of India, और some of the fundamental rights are given to the foreigners as well, वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स के नंबर की बात करें तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स ये वेरियस आर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आर्टिकल 14 से 18 में वी हैव राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 में वी हैव राइट टू फ्रीडम, 22, 23 एंड 24 में वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 टू 28 में वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आगे हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द हम फीचर देखेंगे कि ये सेक्युलर है इन नेचर, तो यहाँ पे कुछ एक प्रोविजंस होते हैं जो इन चीजों को इंश्योर कराते हैं, जैसे आर्टिकल 25 टू 28 ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, मतलब ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, और जब हम सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इन आर्टिकल्स का मेंशन वहां पे देखेंगे। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दीज आर मेंशन इन आर्टिकल 29 एंड 30, अगेन ये कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं। देन आर्टिकल 32 में वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें वेरियस रिट्स प्रेजेंट हैं जिसके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट दिस आर्टिकल इंश्योर्स कि फंडामेंटल राइट्स आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन द ईयर 1915, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हुआ था, एट दैट टाइम वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स। तो 7 फंडामेंटल राइट्स से तो एक कम कैसे हो गया? ये कम इसलिए हुआ क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने एक फंडामेंटल राइट को यहाँ पर डिलीट करा था, और उस फंडामेंटल राइट को हमने डिलीट करके उसको हमने, वो राइट था हमारा आर्टिकल 31 में प्रेजेंट था, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल 31, और इसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में डिलीट करा यहाँ से, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300 ए में यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। तो आज के टाइम पे अगर राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस देखा जाए तो इट इज अ लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी एंड इन 44th Amendment Act of 1978, or at present it is present in Article 300A of Part 12 and it is a legal right। फंडामेंटल राइट्स का मेन पर्पस होता है टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करवाना,
फंडामेंटल राइट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कुछ, दैट इज दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो किसी भी कोर्ट में यहाँ पे जा सकता है। और फंडामेंटल राइट्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसा और किसी प्रोविजन में नहीं देखा जाता। तो फंडामेंटल राइट्स के हनन के केस में यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है जहां से आपसे आपके फंडामेंटल राइट लिए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर नॉट सेक्रोसेंट, मतलब उनको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू हो यहाँ पे कर्टेल कर सकती है, कम कर सकती है, और इवन रिपील भी कर सकती है। सो दे आर नॉट सेक्रोसेंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करवाते हैं। देन इमरजेंसी के केस में भी इनको सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 20। तो ये एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे सीधी सीधी ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है, दैट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। और अगर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो अपने ऑटोमेटिकली दे आर सस्पेंडेड, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे ये मेंशन करा जाता है कि आपकी ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट हो सकते हैं। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बाय डिफॉल्ट आपके वायलेट नहीं हो सकते हैं, और आर्टिकल 20 एंड 21 तो किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज द केस। ये आपको डिफरेंसेस यहाँ पे याद रखने कि इसी तरीके की स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ दिस फीचर इज मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट्स जो भी पॉलिसीज बना रही हैं उनको डायरेक्ट करने वाले, स्टेट्स को डायरेक्ट करने वाले यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट को ये दिशा दिखा रहे हैं कि स्टेट्स को किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, कैसे कैसे स्टेट को यहाँ पे काम करना है। बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर एम्ड एट मेकिंग द सोसाइटी अ वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट को ये प्रमोट करते हैं कि दैट गवर्नमेंट शुड मेक द पॉलिसीज सच दैट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज इंश्योर्ड। तो इस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो तैयार करे जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए टर्म यूज करी थी, दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए कि नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन से प्रोविजन के बारे में कहा था। सो ही हैज सेड दिस फॉर द डीपीएसपीज। डीपीएसपीज को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो सोशलिस्ट हो सकते हैं, या वो गांधीयन हो सकते हैं, या वो लिबरल इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपनी सहूलियत के लिए, टू मेक आर स्टडी इजियर वी स्टडी दिस। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकती है, दैट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज इनटू सोशलिस्ट, लिबरल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीज्म एज इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो इट is not mentioned in the constitution of India। ये डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स यूज टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, डीपीएसपी इज यूज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। ये डिस्टिंक्शन भी आपको याद रखना है। फर्दर हम डीपीएसपीज में फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे, बट आपके अगर यहीं पे क्लियरिटी हो जाती है तो कुछ एक कंसेप्ट आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, और आपको वहां पे कम फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप, मैंने आपको जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि सेलिएंट फीचर में आप ओवरऑल पढ़ लेंगे कि आपको इस चैप्टर में आपको एक्चुअल में पूरी की पूरी पॉलिटी में पढ़ना क्या है। तो मेजर जो एरियाज होते हैं जहां यूपीएससी भी फोकस करता है, जैसे फंडामेंटल राइट से हर साल बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। और ये चीजें यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी होती हैं, कुछ पॉइंट्स वहां पे मैं आपको ज्यादा यहाँ पे जोर देके बता रही हूँ कि जो एरियाज में आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो उन चीजों को आपको गौर से सुनना है और याद रखना है। नेक्स्ट, दिस डीपीएसपी सीक्स टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी थी। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोविजन यू कैन अप्रोच टू द जुडिशरी सिस्टम, आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। बट बिकॉज DPSPs are not justiciable in nature,
इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द डीपीएसपीज आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, आप जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर एज वेयर एज डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। फिर नेक्स्ट फीचर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्रेजेंट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कब आए थे? दे केम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अगर आपको याद हो प्रियम्बल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही हमने प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट करा है। अब तक हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंडेड हुआ है, दैट इज इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। उसमें हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे वर्ड्स को ऐड करा था। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए थे वाया दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे लाए थे, और ये इमरजेंसी जो कि हमारी 1957 से 75 से 77 तक चली थी, उस टाइम के बीच में 1976 में फंडामेंटल राइट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पार्ट 4 में वी हैव डीपीएसपीज एंड दिस फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 4A में भी एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसको रिकमेंड करा था। सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी वो हमने ऐड नहीं करी थी। और जिस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी दैट इज इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, हमने टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा था। उस टाइम पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा था, बट एट प्रेजेंट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने कब ऐड करी थी? वी एडेड वन फंडामेंटल ड्यूटी इन द 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। ऑल्दो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, इसको जब हम करेंगे तब फिर से डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपको क्लियरिटी होनी चाहिए दैट इट वाज रिकमेंडेड बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 10 फंडामेंटल राइट वी हैव एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक फंडामेंटल राइट वी हैव एडेड इन 82nd का, हाँ 82nd शायद इट इज 86th, आई विल रीचेक इट, वेट अ सेकंड। यस इट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये पार्ट 4A में 51A में, और दिस इज अगेन नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब इसके वायलेशन के केस में यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट्स। फिर नेक्स्ट फीचर है दैट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट जैसे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी हमने सेक्युलर वर्ड को ऐड करा था। इसके अलावा प्रियम्बल में वी हैव लिबर्टी ऑफ 5 टाइप्स, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब इसमें बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का जो बातें हैं ये अगेन सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती हैं। दैट आर्टिकल 14 व्हिच सेज अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। 15 जो है ये कहता है राइट टू इक्वालिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे रिलीजन की बात होती है कि किसी भी रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन ये आर्टिकल 16 कहता है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी ना करने की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 25 टू 28 हमने देखा था, ये जो है वो रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट कर रहे थे। 29-30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट कर रहे थे, अगेन सेक्युलरिज्म को बताता है। एंड आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर किसी के लिए स्टेट विल मेक, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है कि स्टेट शुड प्रमोट सच लॉज जो हर एक रिलीजन के लिए, हर एक पर्सन के लिए सिमिलर लॉज हो। तो यहाँ पे कोई भी रिलीजन ग्राउंड्स पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए लॉज के बेसिस पे। सो दिस इज द आर्टिकल 44। तो ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस एक्ट्स बनाए थे उसमें 1909 का एक था, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इन एक्ट्स में, इन तीनों एक्ट्स में कहीं ना कहीं कंसेप्ट था ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन, वेरियस कम्युनिटीज के बेसिस पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते थे, इलेक्शंस के बेसिस पे आते थे। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने यहाँ पे इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात नहीं करी, कोई भी कंसेप्ट हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता था। और बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हुए, हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है बिटवीन द वेरियस क्लासेस, तो टेम्पररी रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकें, इसलिए टेम्पररी रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं टू द एसटीज एंड एससी कम्युनिटीज, और इसी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट हमारा सेलियंट फीचर है दैट वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया हैज द राइट टू वोट, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई मेंटल उसको डिसेबिलिटी नहीं है या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हम किसी भी ग्राउंड्स में हम यूनिवर्स यहाँ पे वोटिंग राइट्स देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अब एज अडल्ट की पहले मानी जाती थी, हम 21 ईयर्स एज को लेते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने एज क्राइटेरिया रखा था कि 21 ईयर्स की एज का पर्सन और उससे बड़ा पर्सन जो है दैट इज एंटाइटल्ड टू वोट, बट दिस एज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स वाया द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। तो ये यहाँ पे आपको ईयर्स याद रखने हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज 61st और इट वाज इन द ईयर 1988। वुमेन को जो है यहाँ पे इंडियन वुमेन का, जैसे जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इंडियन वुमेन गॉट द राइट टू वाज एंटाइटल्ड टू गिव द वोट। लेकिन जब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, वो बहुत ही पहले वो डेमोक्रेसी बन चुके थे, बहुत ही पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। स्टिल उन डेमोक्रेसीज ने वुमेन को बहुत लेट जाके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए। जैसे कि यूएस की बात करें, 1920s में जाके यूएसए में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे, ब्रिटेन में 1928 में, यूएसएसआर में 1936 में, फ्रांस में 1945 में, इटली में 1948 में, और स्विट्जरलैंड में 1971। दैट इज इवन आफ्टर इंडिया, इटली और स्विट्जरलैंड में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए में द सिटीजन्स ऑफ यूएसए हैव द सिटीजनशिप ऑफ द सेंटर, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज वेल एज ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच दे बिलोंग। तो लेकिन इंडिया की अगर बात करें, हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वी आर जस्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, एंड दिस सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स। We have in our constitution various independent bodies जो independently function करती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और बहुत सारी अदर बॉडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अलावा वी हैव एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसको फेस करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है। मतलब द यूनियन एक्वायर्स मोर पावर देन द स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स के पास जो पावर है उसमें से भी काफी हद तक पावर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है, एंड दिस अनेबल्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आई है, जैसे कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो चुकी है, आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है, कोई वॉर की लाइक कंडीशन आ चुकी है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन आ चुका है, तो इस तरह की अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे टैकल करने के लिए ये इमरजेंसी का प्रोविजन लगाया गया है, जहाँ पे वेरियस स्टेट्स में किसी एक पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे इमरजेंसी लगवा के या नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगवा के उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। तो 3 तरह की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जैसे कि 1 वी हैव द नेशनल इमरजेंसी व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 352। फिर प्रेसिडेंशियल रूल या इसको स्टेट लेवल इमरजेंसी भी बोला जाता है, द स्टेट लेवल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 356। फिर एक होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक अभी तक तो इंडिया में लगाई नहीं गई है, और पर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम द फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट फीचर दैट वी हैव द 3 tier गवर्नमेंट। 3 tier गवर्नमेंट मतलब हमारे पास एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, और देन वी हैव द लोकल गवर्नमेंट। अर्लियर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन मेंशन नहीं था। तो ओरिजिनली वी हैड ड्यूल पॉलिटी, हमारा 2 tier स्ट्रक्चर चलता था, लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा 3rd tier ऐड हो गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमारा जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली वी हैड 22 पार्ट्स, देन वी हैड 25 पार्ट्स एट प्रेजेंट। तो ये पार्ट्स ऐड ऑन हुए हैं, कुछ डिलीट हुए हैं, उसमें जो ऐड ऑन हुए हैं उसमें वी हैव पार्ट 9। पार्ट 9 में हमारे
पास मेंशन है पंचायत के बारे में। पंचायत होती हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, तो ये पंचायत के मेंशन में बारे में हमारे पार्ट 9 में मेंशन है। और इसी में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने शेड्यूल नंबर 11 को ऐड करा था। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। विद टाइम हमने डिफरेंट अमेंडमेंट्स करी और ये 4 शेड्यूल्स हमने ऐड कर दिए, तो एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स। तो इन 12 शेड्यूल्स में 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जहाँ पे पार्ट 9 ऐड करा था, जहाँ पे हमारे पंचायत जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था, उस टाइम पे हमने पार्ट 11 को सॉरी शेड्यूल 11 को ऐड करा था। इसके अलावा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने म्युनिसिपैलिटीज को ऐड करा था, इसमें हमने शेड्यूल 12 को ऐड करा था। तो म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था इन द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट 9A में, अब 9 में भी है पंचायत, 9A में हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज दी गई हैं और म्युनिसिपैलिटीज भी 3 तरह की दी गई हैं। फर्स्ट वी हैव द नगर पंचायत। नगर पंचायत प्रेजेंट होती है इन द ट्रांजिशनल एरिया ऑफ द अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो ट्रांजिशनल एरिया होता है उसके लिए जो म्युनिसिपैलिटी काम करती है दैट इज नगर पंचायत अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Second, we have the municipal council. Municipal council is for the smaller urban area. Third, we have the municipal corporation. Larger urban areas के लिए municipal corporations काम करती हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये ऐड हुई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में पास किया गया था। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट हमारे इंडिया में बहुत पुराना कंसेप्ट है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करें तो कोऑपरेटिज्म का मतलब ही होता है यहाँ पे कोऑपरेटिव लोग आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं। इसको हम एग्रीकल्चर की फील्ड में भी देखते हैं, एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर चलता है, एज वेल एज बिजनेस की फील्ड में देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अमूल का एग्जाम्पल, तो अमूल इज अगेन अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिज्म इन इंडिया। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव कल्चर हमारे इंडिया का बहुत पुराना कल्चर है, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था इन द ईयर 2011 वाया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत यहाँ पे आर्टिकल 19 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 19 में ये फीचर ऐड करा था क्योंकि आर्टिकल 19 में इस तरीके के फीचर वैसे ही पहले से पेंशन थे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट बनाया गया वाया दिस 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। इसके अलावा यहाँ पे एक डीपीएसपी भी ऐड करी गई विच इज आर्टिकल 42B में ही एक डीपीएसपी ऐड करी गई जिसमें स्टेट्स को ये कहा गया द स्टेट शेल टेक्स द स्टेप टू प्रमोट दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड पार्ट 9B ऐड करा गया। 9 हमने ऐड करा था 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। 9B हमारा म्युनिसिपैलिटीज की बात कर, सॉरी 9A हमारा म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है और 9B हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। 9B में आर्टिकल्स मेंशन्ड है फ्रॉम 243ZH टू 243ZT। तो ये आर्टिकल्स हमारे पार्ट 9B में मेंशन्ड है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब इस चैप्टर में हम पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 1 में इंक्लूडेड है आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4। तो आर्टिकल 1 to 4 हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। अब इस आर्टिकल में दो चीजें मेंशन है, इंडिया और भारत, यानी कि नेम ऑफ आवर कंट्री। तो नेम ऑफ आवर कंट्री इज मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी ये चीज बता रहा है इट शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड जो है ये बता रहा है द टाइप ऑफ पॉलिटी प्रेजेंट इन द इंडिया। तो टाइप ऑफ पॉलिटी इंडिया में जो प्रेजेंट है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है, मतलब स्टेट्स को जोड़ के बनाया गया है। तो जब ये स्टेट्स की बात कर रहा है, मतलब अगर टाइप ऑफ पॉलिटी की बात करें तो वी हैव फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, लेकिन ये डायरेक्टली फेडरल वर्ड को यूज नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वेरियस टाइम्स ये काफी बार पूछा गया है इन वेरियस एग्जाम्स दैट इंडिया का एक तो नाम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया एंड भारत आर द नेम्स व्हिच आर रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री
एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया बीइंग अ फेडरल कंट्री, तो यहाँ पे फेडरलिज्म का कंसेप्ट इज इट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो, फेडरल वर्ड इज डायरेक्टली नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी जगह पे वर्ड यूज है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दिस आर्टिकल 1 सेज अबाउट द पॉलिटी ऑफ आवर कंट्री। यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज करने के पीछे यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो रीजंस दिए कि हमने फेडरल वर्ड यूज क्यों नहीं करा, हमने यूनिटरी वर्ड यूज क्यों नहीं करा, व्हाई वी हैव यूज्ड दिस फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से हमने फेडरलिज्म का कंसेप्ट लिया है, ये फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका का बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहां पे क्या है, स्टेट्स हैव द इक्वल राइट्स एज द सेंटर, लेकिन हमारे यहाँ पे सेंटर इज मोर पावरफुल, और ये सेंट्रल ज्यादा पावर होने का कंसेप्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा कंसेप्ट लिया है। तो यहाँ पे अमेरिका में वी हैव द फेडरल स्ट्रक्चर। अमेरिका में जब स्टेट्स बने थी, अमेरिका इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड हुई थी कौन, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे उनके बीच में, उन स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम ऐसे यूनाइट होते हैं और हम एक नेशन को बिल्ड करते हैं, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में जो स्टेट्स बनी है, दे आर नॉट फाउंड बाय एनी पर्टिकुलर एग्रीमेंट, वो खुद अपना एक सोल एग्जिस्टेंस रखती हैं, और वो पहले हमारे इंडिया का सेंटर आता है, और सेंटर को डिवाइड करके हमारी स्टेट्स बनी है, ना कि स्टेट्स के पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स की वजह से हमारी सेंटर बनी है। सो क्योंकि हम एग्रीमेंट से नहीं बने, इसलिए हमने फेडरल वर्ड को यूज ना करते हुए दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रेज को यूज करा है। सेकेंड रीजन बी आर अम्बेडकर जो इस फ्रेज को यूज करने का देते हैं, दैट इज स्टेट्स डोंट हैव राइट टू सेसीड। मतलब जब हमारी स्टेट्स, हमारे स्टेट्स आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटर इटसेल्फ, हमारे नेशन का ही पार्ट है, तो वो स्टेट्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं है वो खुद से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिस करें। सो स्टेट्स डोंट हैव द राइट टू सेसीड, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को, इस फ्रेज को मेंशन करा है कि ये स्टेट्स हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स के मिलके हमारा एज अ कंट्री, नेशन इंडिया, दैट इज भारत बना है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो आर्टिकल वर्ड में 1 में मेंशन है, वो टेरिटरी एक्चुअल में इंडिया की टेरिटरी है कौन सी, इंडिया के हिस्से में कौन सी टेरिटरी आती है, उसमें सबसे पहले इंक्लूड होती है हमारी टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। जितनी भी हमारी इंडिया की स्टेट्स है, विच आर 28 एट प्रेजेंट, 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट हमारे पास, उस स्टेट्स की टेरिटरी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड होती है। सेकंड, जितनी भी टेरिटरी हमारी यूनियन टेरिटरीज एक्वायर करते हैं, यूटीज, जैसे कि हमारी दिल्ली, पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव एक ही जो बन चुकी है टेरिटरी। इसके अलावा और भी हमारे पास जो टेरिटरीज है, सो यूनियन टेरिटरीज है, वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनती है। इसके अलावा टेरिटरीज जो गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे एक्वायर कर सकता है, किसी भी मेथड से एक्वायर करता है और इंडिया का पार्ट बनाता है, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। इनिशियली देवर 8 इन नंबर, 8 शेड्यूल थे, फिर वेरियस अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने 4 नए शेड्यूल्स को ऐड करा है, एंड एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज मेंशन्ड है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि 28 स्टेट्स हमारे पास एट प्रेजेंट प्रेजेंट है और 8 यूनियन टेरिटरीज मेंशन्ड है। इन सभी के नाम मेंशन्ड हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट भी हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो नाम एज वेल एज टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारी की स्टेट, सारी स्टेट्स में यूनिफॉर्मली और इक्वली यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन देखी जाती है, दैट एक्सेप्शन इज मेंशन इन द पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 में दिए गए हैं सर्टेन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस, तो वो स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं, जो हम पार्ट 21 के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। एंड शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, दिस शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, इसमें मेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज विद इन द स्टेट्स। तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंसेस देखे जाते हैं, एंड दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन कि जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंसेस यहाँ पे देखे जाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह इक्वली अप्लाई होता है, एक्सेप्शंस देखे जाते हैं इन द पार्ट 21 जहाँ पे कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, एंड इन द शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 जहाँ पे शेड्यूल एरियाज में या ट्राइबल एरियाज में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रादर देखा जाता है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। फिर हमने टर्म पढ़ी थी टेरिटरी ऑफ इंडिया,
और यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारे आर्टिकल 1 में मेंशन है। इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमने देखा था हमारी स्टेट्स की टेरिटरी, देन हमारी यूटीज की टेरिटरीज एंड द टेरिटरी विच मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय एनी मीन्स, तो वो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया आती है, इंडिया के अंदर आती है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है इसमें सारी की सारी स्टेट्स की जो टेरिटरी है वो आती है। तो फिर ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट जो हुआ, क्योंकि इसमें स्टेट्स के अलावा भी और फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया इज नैरोअर कंसेप्ट इन कंपैरिजन टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज द वाइडर कंसेप्ट। स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है दैट वी आर सीकिंग द डिवीजन ऑफ पावर, और डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे मेनली होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, सेंटर के साथ अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को शेयर करता है। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज होती है, अब स्टेट्स जो है डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं और जो टेरिटरीज गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे एक्वायर करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके उनको रेगुलेट करने की जो पावर होती है, दैट डायरेक्टली लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है। इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। ये कोई फॉरेन टेरिटरी को जब भी एक्वायर करेगी, इसको स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज या मोड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत सारे तरीकों से इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। अब वो वेरियस मोड्स देखते हैं कि इंडिया किन किन तरीकों से बाहर की जो टेरिटरी है वो एक्वायर कर सकती है। फर्स्ट मोड है दैट इज सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट या जो भी दो नेशंस आपस में अगर टेरिटरी का एक्सचेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बांग्लादेश को अपनी कुछ टेरिटरी दी थी वाया द 100th अमेंडमेंट एक्ट और उनसे कुछ उनकी टेरिटरी ली थी, तो वो हुआ था वाया ट्रीटी और एग्रीमेंट, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेसेशन। सेसेशन के माध्यम से हम टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। सेकंड, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई ऐसी टेरिटरी जो फ्रीली पड़ी थी, उस पे अभी तक वहां पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रूलर ने उसको ऑक्यूपाई नहीं करा था, मतलब दैट टेरिटरी इज अनऑक्यूपाइड अंटिल दैट टाइम, और उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया, खुद के कब्जे में ले लिया, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेथड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। थर्ड मेथड हो सकता है क्वेनक्वेस्ट। क्वेनक्वेस्ट का मतलब होता है जीतना। तो जीता कब जाता है, क्वेनक्वेस्ट जीतना जीता कब जाता है, जब हम लड़ते हैं, हम युद्ध करते हैं। तो ऐसी ऐसी टेरिटरी को एक्वायर करना जिसमें हमने फोर्स का यूज करा, वॉर का यूज करा टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। इसके अलावा फोर्थ मैटर होता है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन का मतलब होता है किसी को दबाना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी दैट इज सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस में एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड मेंशन है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे प्रिंसली रूलर्स थे, जहाँ पे जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करा था, ब्रिटिशर्स के साथ ये सब्सिडरी अलायंस या ट्रीटी करी थी, दे वर पेइंग फॉर द सब्जुगेशन ऑफ देयर ओन। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या करते हैं, दे आर मेंटेनिंग अ आर्मी ऑन द एक्सपेंस ऑफ द प्रिंस, जिसको ये प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो अपनी ही पावर को कम करना, खुद को ही सब्जुगेट करने के लिए वो रूलर जो है वो पे कर रहे होते हैं। तो सब्जुगेशन का मतलब ही होता है दबाना। अब किसी एक रीजन में कोई रिवोल्ट हुआ है ऑफ द पॉपुलेशन, और उसको अगर सप्रेस करके हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर टेरिटरी को एक्वायर करेगी, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेथड ऑफ सब्जुगेशन टू एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी टेरिटरी। तो ये हमारे चार मेथड्स हो गए। सेसेशन में ट्रीटी या एग्रीमेंट के थ्रू हम किसी से अगर टेरिटरी लेते हैं तो वो सेसेशन हो जाता है। ऑक्यूपेशन, कोई पार्टी पहले से अनऑक्यूपाइड टेरिटरी है तो उस पर अगर हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो वो ऑक्यूपेशन हो जाएगा। कॉन्क्वेस्ट, फोर्स या वॉर के माध्यम से अगर हम कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं तो वो कॉन्क्वेस्ट हो जाता है। एंड सब्जुगेशन, जब किसी रिवॉल्ट, किसी पॉपुलेशन की रिवॉल्ट को हमने सप्रेस करके उस टेरिटरी को एक्वायर करा है तो वो हो जाएगा सब्जुगेशन। ये था हमारा आर्टिकल 1, जहां पे हमने नेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया दैट इज भारत, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके बारे में पढ़ा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ा, शेड्यूल 1 के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एक्सेप्शंस देखी कि कहाँ कहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वली ट्रीट नहीं करता हर स्टेट को, दैट इज शेड्यूल 5 एंड 6, एंड एज वेल एज आर्टिकल पार्ट 21 में वी हैव गिवन स्पेशल स्टेटस टू सम ऑफ द स्टेट्स, उसके बारे में हमने देखा। सो लेट अस बिगिन विद द आर्टिकल 2।
आर्टिकल 2 कहता है अबाउट द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये दो पावर्स देता है पार्लियामेंट को। फर्स्ट, टू एडमिट न्यू स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। जो ऑलरेडी, अब ये दो पावर देता है पार्लियामेंट को। सबसे पहले तो यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसी स्टेट्स को एक्वायर करना जो स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो उनको यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पे एक्वायर करना आर्टिकल 2 के अंदर आ जाएगा। सेकेंड, टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है ऐसी स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना। तो स्टेट्स होने के बाद उसको यूनियन ऑफ इंडिया में एक्वायर करना आर्टिकल 2 में आएगा। न्यू स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना आर्टिकल 2 में आएगा। आर्टिकल 2A जो है ये पहले प्रेजेंट था 2A, अब ये रिपील हो चुका है। इसका इसमें जो प्रोविजन था दैट वाज सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, सो दिस वाज द प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 2A। एट प्रेजेंट ये आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ये रिपील हो चुका है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 बात करता है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब 2 और 3 में अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो आर्टिकल 3 इंटरनल चेंजेस के ही से ज़्यादा डील करता है कि कोई भी स्टेट अगर है तो स्टेट्स अगर इंडिया में प्रेजेंट हैं उसी के नाम को अल्टर करना, उसी के एरिया को, बाउंड्री को अल्टर करना, नई स्टेट्स जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लाई कर रहे हैं उसमें चेंजेस लाना। जबकि आर्टिकल 2 जो था वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स थे उन पे डील करता था कि बाहर से अगर हम कोई एरिया एक्वायर करके उसको नई स्टेट बना रहे हैं, या अभी तक जो कोई स्टेट जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं है उसको हमने यूनियन ऑफ इंडिया में कंसिडर करा। सो वो चीजें आती थी आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 3 हमारे इंटरनल चेंजेस से ही ज्यादा एसोसिएटेड है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट से एसोसिएटेड है। ये पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि पार्लियामेंट नई स्टेट बनाए। अब नई स्टेट ब्रैकेट में ये लिखा है बाय मेकिंग द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एग्जिस्टिंग स्टेट्स इंटरनल पार्ट का इंटरनल मैटर ही होगा, इंटरनल रीएडजस्टमेंट का ही मैटर होगा। तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में हम जब चेंजेस करके नई स्टेट्स बनाते हैं तो वो आर्टिकल 3 में आ जाता है। या जो पहले से स्टेट्स हैं उनके एरिया में इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, वो आर्टिकल 3 में आएगा। उसकी बाउंड्री को अल्टर करना या उसको नेम को चेंज करना। अब ये नेम चेंज न्यूज में चल रहा है क्योंकि केरल का नेम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। तो ये प्रोसेस देख लेते हैं कि नेम चेंज का एक्चुअल में प्रोसेस क्या रहता है। प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट अपना रेजोल्यूशन लाता है कि हम पर्टिकुलर इस स्टेट का नेम जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो ये अपना रेजोल्यूशन लाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस रिक्वेस्ट को एग्जामिन करता है और बहुत सारे ऐसे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उस टाइम पे लग रहा है कि ये इस एरिया को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर वो रेलवेज पे इम्पैक्ट डाल रहा है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरोज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या फिर और भी कोई मिनिस्ट्री जिसको अगर जिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लग रहा है कि ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इसका नेम चेंज होना इम्पैक्ट डाल सकता है, तो उन मिनिस्ट्रीज को ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फर्दर ये रेफर करता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस प्रपोजल को क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद ये विद द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस आर्टिकल में रिलेटेड कोई भी चेंज हो, वेदर वो एरिया में चेंज हो, किसी स्टेट के एरिया में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, नेम में चेंज हो, बाउंड्री में चेंज हो, या एग्जिस्टिंग स्टेट का जो रीएडजस्टमेंट है उसमें चेंजेस हो, किसी भी तरीके का चेंज जो विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 3 आ रहा है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम छोड़ देते हैं और इन्हीं पे हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेरियस मिनिस्ट्रीज के से इसकी एनओसी ली है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द चेंज ऑफ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, वो अपनी एनओसी देते हैं और फिर बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट के पास गया ये प्रपोजल। फिर प्रेसिडेंट ने अगर इसको अप्रूव कर दिया फिर ये जाएगा इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जाने के बाद इस पे डिस्कशन होगा। अगर पार्लियामेंट किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे डिस्कशन कर रही है तो वो फिर उसके बाद ये अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है तो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू पूछा जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। फिर स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू विद इन अ रिक्वायर्ड, अब इसमें भी टाइम फ्रेम दिया जाता है इनको कि इतने टाइम फ्रेम में यू हैव टू गिव योर व्यू ऑन दिस टॉपिक। तो टाइम फ्रेम दिया जाता है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टेट को अपना व्यू देना होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट इस पे जिस मर्जी तरीके का व्यू दे रहा है
पार्लियामेंट पे ये बाइंडिंग नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का व्यू एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो ये एडवाइजरी इन नेचर है, बाइंडिंग नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे जो व्यू होता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम वाली बात यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि ये टाइम फ्रेम इनको दिया जाता है, विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इनको अपना व्यू देना होता है, एंड दिस व्यू इज नॉट बाइंडिंग। और फिर पार्लियामेंट इसको दोनों ही हाउसेज में सिमिलर प्रोसीजर के तहत पास करती है बाय सिंपल मेजॉरिटी। बोथ द आर्टिकल्स 2 and article 3 require the simple majority. This is at most important point। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि स्टेट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, स्टेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, कितने बड़े लेवल के चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, बट दिस इज द रॉन्ग क्राइटेरिया। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है इन बोथ आर्टिकल 1 सॉरी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, दोनों में ही आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलता है जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ये सब कुछ अप्रूव हो जाता है, लास्ट में फिर से प्रेसिडेंट अपने साइन देता है और देन ये लॉ जो है वो पास होती है। अब यहाँ पे नेम चेंज में आप एग्जांपल, अगर नेम चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि नेम चेंज न्यूज में रहा है तो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप नेम चेंज से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ओडिशा का नेम चेंज हुआ था टू ओडिशा इन द ईयर 2011 एंड उत्तरांचल का नेम चेंज हो गया था टू उत्तराखंड इन द ईयर 2007। आर्टिकल 3 में कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए ऑफ द प्रेसिडेंट एंड refer the bill to the state legislature to express its view within a specified time period। तो specified time period के दिया जाता है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये चीज भी आपको मैंने बता ही दी। फिर 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में यहाँ पे इसमें ये मेंशन करा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी नया स्टेट बनाए या यूटी बनाए, जो पहले से स्टेट्स या यूटीज बनी हुई हैं उनको यूनाइट कर दे, उनके एरिया में चेंजेस कर दे, मतलब किसी भी तरीके के चेंजेस एग्जिस्टिंग स्टेट्स में बने करने का राइट पार्लियामेंट के पास है। दिस वाज गिवन अंडर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966। तो पार्लियामेंट के पास एक कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में एरियाज में उनकी बाउंड्रीज में किसी भी तरीके के चेंजेस कर सकती है। एक बार जो बिल बन गया इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में जब अगर मान लीजिए नेम चेंज से रिलेटेड ही कोई इशू है या आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, स्टेट से हमने पहले विद इन अ टाइम फ्रेम हमने उसका व्यू पॉइंट पूछ लिया था, उसके बाद ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट कहना चाह रही है कि हमें इस पर्टिकुलर बिल में कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए, हम जितना एरिया आप यहाँ पे बढ़ाने की बात करें उतना हम इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, हम इससे थोड़ा कम इंक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चेंजेस पार्लियामेंट जो है वो उसमें अमेंडमेंट करना चाह रही है उस पर्टिकुलर बिल में, तो हर एक टाइम पे यहाँ पे उनको स्टेट लेजिस्लेचर से व्यू पूछने की जरूरत नहीं है, एक बार वो पहले पूछ चुके हैं एट दिस स्टेज। लेट मी टेल यू, यहाँ पे इन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर से उनका व्यू पूछ लिया था, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आ रहा है ये नेम चेंज से रिलेटेड बिल, बट पार्लियामेंट वांट्स सम अमेंडमेंट इन दिस। तो हर बार पार्लियामेंट को स्टेट का व्यू पूछने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट अपने आप से डिस्क्रिशनरी एक्शंस के थ्रू अपने आप से यहाँ पे डिसीजंस ले सकती है। तो अमेंडमेंट्स कोई भी मेड हो रही है तो नो नीड टू रेफर दिस टू द स्टेट्स, ये बोला गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस ऑफ 1959। यहाँ पे हर बार ये स्टेट लेजिस्लेचर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। यूटीज की बात करें तो यूटीज के केस में, स्टेट्स के केस में तो स्टेट्स हैज सम पावर्स क्योंकि हमारे पास फेडरल कंट्री है, यूटीज के केस में तो पार्लियामेंट हैज द कंप्लीट अथॉरिटी, यूटीज को तो गवर्न ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो पार्लियामेंट हैज कंप्लीट अथॉरिटी। और इंडिया को इसीलिए बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि स्टेट्स को किसी भी तरीके से ये स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को काट के दूसरे स्टेट्स में मर्ज कर दे, किसी भी तरीके से स्टेट्स को ये तोड़ मरोड़ सकती है, उनके एरियाज में चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकती हैं। सो हम यूनियन को नहीं तोड़ सकते, वी एज अ नेशन, वी एज अ कंट्री हम एग्जिस्ट करते ही रहेंगे, लेकिन हम स्टेट्स को किसी भी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टेट्स का जो तोड़ मरोड़ के अगर आपको डिस्ट्रॉय बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड रहा हो तो स्टेट्स की किसी भी तरीके से स्टेट्स में चेंजेस हम कर सकते हैं, पार्लियामेंट हैज द कंप्लीट अथॉरिटी इन दैट। और यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यूएसए में ऐसे एक्सट्रीम चेंजेस नहीं कर सकते। फिर देखते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट 1, दैट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 आर प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। अगर किसी भी तरीके से अब फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में हमारे राज्यसभा की स्टेट्स का सॉरी कंस्टिट्यूएंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे नेम ऑफ द टेरिटरी, स्टेट्स के नेम्स, उनका कितना एरिया है, ये सब कुछ दिया जाता है।
अब आर्टिकल 2 और 3 में हम चेंजेस ही स्टेट्स में कर रहे हैं, स्टेट्स की बाउंड्रीज में कर रहे हैं, या 3 में हम नाम एंड एरिया का में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 2 और 3 का यूज जब हम करते हैं तो चेंजेस ऑटोमेटिकली होते हैं, और ये चेंजेस ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और 4 में भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनमें चेंजेस करने के लिए वी डोंट रिक्वायर अ स्पेसिफिक अमेंडमेंट फॉर दिस पर्पस, ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस आ जाते हैं, एंड दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 4 एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर। आर्टिकल 2 और 3 आर नॉट कंसिडर एज अमेंडमेंट्स, इनको अमेंडमेंट नहीं माना जाता क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 आर डन बाय सिंपल मेजोरिटी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज मेंशन इन आर्टिकल 368 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, और इसमें दो तरह के अमेंडमेंट्स की बात करी है, दोनों में ही वी रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 2 और 3 में हम स्पेशल मेजोरिटी को यूज ही नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सिंपल मेजोरिटी फॉर दिस पर्पस। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होते हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसको सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज कर लिया जाता है, ये सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे यूज होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास 1960 में एक क्वेश्चन आया कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट हमारी इंडिया की टेरिटरी किसी बाहर की कंट्री को दे दे, और वो भी विद द सिंपल मेजोरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट सेड यस पार्लियामेंट कैन डू सो, क्योंकि हम अगर किसी और कंट्री को अपनी टेरिटरी देना चाह रहे हैं और वो हमारे हमारे एग्रीमेंट के साथ हम उसको देना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने रिक्वायर्ड एग्रीमेंट करा है। लेकिन ये अगर हम सिंपल मेजोरिटी बेसिस पे छोड़ दें तो पार्लियामेंट अपनी मनमानी करने लग जाएगा। तो ये हम सिंपल मेजोरिटी से नहीं करेंगे, तो ये आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आएगा। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 368। अब इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी अगर हमारी कंट्री का टेरिटरी पार्लियामेंट किसी भी तरीके से किसी बाहर की कंट्री को देती है। सो क्वेश्चन अरोज विद रेफरेंस टू द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बैरूबरी यूनियन का केस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया था इन द ईयर 1960। बैरूबरी यूनियन एक वेस्ट बंगाल का रीजन था जिसको सहमति के साथ यहाँ पे पाकिस्तान को दिया जा रहा था। तो इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में केस आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप आर्टिकल 3 के अंदर नहीं कर सकते, सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। 1969 में भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, 1969 में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है लेकिन अगर आपको दो कंट्रीज को आपस में, इंडिया या किसी और कंट्री को अपना बाउंड्री सेटलमेंट करना है, एक बाउंड्री के डिस्प्यूट को सेटल करना है, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो आप सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी कंट्री का टेरिटरी किसी को देनी है, विद एग्रीमेंट देनी है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे अपना बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, दैट कैन बी डन थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल। अब ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 2015 में, अमेंडमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जो टेरिटरी है वो पार्लियामेंट दे रही थी बांग्लादेश को, मतलब इंडिया की टेरिटरी कुछ बांग्लादेश को दी गई थी और कुछ टेरिटरी बांग्लादेश से ली गई थी। तो प्रॉपर यहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू ये टेरिटोरियल एक्सचेंज देखने को मिला था, और उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ऑफ द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 2015। फिर देखते हैं प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हमारा पहले से कैसे हुआ था। जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको रूल करा करती थी। और प्रिंसली स्टेट्स ऐसी एरियाज होते थे जिनको वहां के जो राजकुमार थे, लोकल राजा महाराजा थे, वो रूल करते थे, तो देवर अंडर द रूल ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने हमारे ऑल ओवर द कंट्री हर एक पार्ट को ही सब्जुगेट कर रखा था, उसको रूल कर रहे थे। तो दीज वर आल्सो सब्जेक्ट टू द पैरामांडेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमारी पूरी की पूरी कंट्री डिवाइड हो गई थी इन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट्स जो थी, ब्रिटिशर्स का जो हिस्सा था उसको तो हमने सर्वसहमति से डिवाइड कर लिया था। प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिया के पास चले जाए, या वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, या वो इंडिपेंडेंट रह ले। जब इंडिया के जियोग्राफिकल एरियाज को देखा गया तो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थी।
इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने तो इंडिया के साथ मर्ज होने का डिसीजन ले लिया था। तो अब बचे 3 प्रिंसली स्टेट्स। इन 3 प्रिंसली स्टेट्स में थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये अपने आप से कोई इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये लाई कर रहे थे विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करते। अब हैदराबाद जो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाह रहा था, अब हैदराबाद कहाँ, तो हमारे सदर्न इंडिया में लाई कर रहा है, तो पाकिस्तान की टेरिटरी के साथ कैसे खुद को मर्ज कर पाता। तो इन सब दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद को वाया द पुलिस एक्शन इंडिया के साथ मर्ज करवा लिया गया। जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के साथ हमारे काफी रीजन स्टार्टिंग से ही चले आ रहे थे, इनको इसको हमारे इंडिया में वाया द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन मर्ज करा लिया गया। और जूनागढ़ को वहां की पब्लिक के साथ जो रेफरेंडम है, डायरेक्ट वोटिंग कराई गई, तो वहां की पब्लिक ने वोट करा इन द फेवर ऑफ लिविंग विद द इंडिया। तो जूनागढ़ में रेफरेंडम करा के उसको इंडिया से मर्ज कर दिया गया। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किन किन चीजों से यहाँ पे इन 3 प्रिंसिपल स्टेट्स को इंडिया से मर्ज कर लिया गया था। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के थ्रू। 1950 में जब इंडिया का यूनियन बना था, तो हमारे टोटल प्रोविंसेस थे 29। अब इन 29 प्रोविंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए में ऐसे 9 अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस आ रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया के, जो कि जिन प्रोविंसेस को गवर्नर के द्वारा रूल करा जाता था। तो ये 9 आते थे, 9 प्रोविंसेस आते थे पार्ट ए में। पार्ट बी में भी 9 प्रोविंसेस आते थे, जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट थे जिनके पास लेजिस्लेचर हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट जिनके पास लेजिस्लेचर था वो पार्ट बी में आते थे। पार्ट सी में आते थे जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होते थे ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसेस स्टेट्स। तो यहाँ पे पार्ट 9 में आते थे, यहाँ पे टोटल 10 थे। तो वी हैव 18 + 10 28 कंप्लीटेड। और हमारे पास टोटल थे 29। फिर हमारे पास बचता है सिर्फ एक, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान एंड निकोबार हमारे पार्ट डी में आते थे। तो इस तरह का डिस्टिंक्शन किया गया था 1950s में। बाद में ये डिस्टिंक्शन जो है वो खत्म कर दिया गया था, और इस तरीके से हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप फ्री हैं टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी पॉलिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और रिविजन के साथ जाइएगा अपनी पॉलिटी की, आप अच्छे से स्कोर करिएगा अपनी यूपीएससी के पेपर्स के लिए। और जो ये पॉलिटी की सीरीज है, एनसीईआरटीज की सीरीज, एनसीईआरटीज एज वेल एज हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, ये आपको अच्छे मार्क्स टेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जहां पे भी जो कंफ्यूजिंग एरियाज हैं उसको आपको अच्छे से ग्रैप करवाने की कोशिश करूँ कि इन इन एरियाज पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मॉक्स को अटेम्प्ट करा है, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे ये आइडिया है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो इन्हीं गलतियों से सीखते हुए हम इस पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।